दोस्तों, कहानी एक ऐसे नर्स की। अपराधी जिसके साथ कुकर्म करता है, कुकर्म करने के बाद कुत्ता बांधने वाली चैन से उसका गला घोंट देता है और उसे मरा हुआ समझकर घटना स्थल पर ही छोड़कर चला जाता है। मगर उस नर्स की किस्मत इतनी ख़राब होती है कि उसे मौत भी नहीं आती और वो ज़िंदा बच जाती है। तो आइए कहानी की शुरुआत उसी नर्स से करते हैं। नर्स का नाम अरुणा शानबाग था। वो 1 जून 1948 को कर्नाटक के हल्दीपुर में पैदा हुई। 8वीं तक की पढ़ाई हल्दीपुर में ही करने के बाद वो अपनी बड़ी बहन के पास मुंबई आ जाती हैं। वहाँ हॉस्टल में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई करने लगती हैं। नर्सिंग की पढ़ाई के बाद 1966 में उन्हें मुंबई के KEM हॉस्पिटल में बतौर नर्स जॉब मिल जाती है। इस हॉस्पिटल में कुत्तों का भी एक डिपार्टमेंट था और इस डॉग लैब में कुत्तों के ऊपर दवाइयों का एक्सपेरिमेंट किया जाता था और इसी लैब में एज अ नर्स अरुणा शानबाग का काम कुत्तों को दवाइयाँ देने का था। अपने इस जॉब के दौरान उन्हें एक दिन पता चलता है कि कुत्तों के लिए लाए जाने वाले मटन में से हॉस्पिटल का वार्ड बॉय एंड स्वीपर सोहन लाल वाल्मीकि कुछ मटन चोरी करता है और फिर अरुणा शानबाग उससे इस चोरी को लेकर पूछताछ करती हैं। दोनों में बहस हो जाती है। अरुणा इसकी शिकायत भी अस्पताल प्रबंधन से करती हैं, जिसके बाद अरुणा और सोहन लाल वाल्मीकि के बीच रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसी हॉस्पिटल में काम करने के दौरान अरुणा को हॉस्पिटल के ही एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर से प्यार हो जाता है। दोनों की सगाई हो जाती है और जनवरी 1974 में दोनों की शादी भी तय हो जाती है। मगर उससे पहले ही 27 नवंबर 1973 की वो सुबह आती है। उस सुबह अरुणा शानबाग सोकर उठती हैं तो उन्हें हल्का हल्का बुखार महसूस होता है और उनके एक दांत में दर्द भी होता है। उनकी भतीजी मंगला उनसे छुट्टी लेने के लिए कहती है और आग्रह करती है कि वो आज हॉस्पिटल न जाएं। मगर अरुणा अपने भतीजी की बात नहीं मानती और वो अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। ड्यूटी ख़त्म करने के बाद 27 नवंबर की रात वो हॉस्पिटल के बेसमेंट में बने चेंजिंग रूम में पहुंचती है और हर रोज़ की तरह घर जाने से पहले उस रात भी अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि सोहन लाल उस बात को लेकर बदला लेने की नीयत से पहले से ही उस रोज़ बेसमेंट में मौजूद है। सोहन लाल की चूँकि अरुणा ने अस्पताल प्रबंधन से शिकायत की थी और वो सरफिरा इसी बात को लेकर अरुणा से खार खाए बैठा था और उसने पहले से ही ये फैसला ले लिया था कि उसे अरुणा से बदला लेना है और वो बदला लेने की नीयत से ही उस रोज़ पहले से ही बेसमेंट में मौजूद था और अरुणा का इंतज़ार कर रहा होता है। कपड़ा चेंज करने के दौरान ही वो अरुणा पर हमला करता है। कुत्ता बांधने वाली चैन से उसके गले को लपेटकर उसका गला घोंट देता है। अरुणा के दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती और वो अचेत होकर गिर जाती है। वो उसके साथ कुकर्म करता है और उसे मरा हुआ समझकर वहीं छोड़कर भाग जाता है। सुबह जब अस्पताल का क्लीनर बेसमेंट में पहुंचता है तो वो बेहोश अरुणा को देखता है। हॉस्पिटल में चीख पुकार मच जाती है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और FIR दर्ज करके जांच पड़ताल में लग जाती है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चलता है कि अरुणा और सोहन लाल के रिश्ते ठीक नहीं थे और जब पुलिस इंक्वायरी करती है तो हॉस्पिटल से सोहन लाल वाल्मीकि गायब होता है और पुलिस
जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लेती है और जब उससे पूछताछ करती है तो वो अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है। डॉक्टरों द्वारा उसी हॉस्पिटल में ही अरुणा को भर्ती कर दिया जाता है और इलाज के दौरान ये पता चलता है कि गले की नस दब जाने के कारण अरुणा अपने बोलने और सुनने की क्षमता खो चुकी है और गला कसने के दौरान ही ऑक्सीजन दिमाग तक न पहुंच पाने के कारण उसके दिमाग के स्टेम सेल डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर को लकवा मार गया है। कुल मिलाकर वो कोमा जैसी हालत में पहुंच चुकी होती है। उसे हॉस्पिटल के ही वार्ड नंबर 4 में भर्ती कर दिया जाता है और नाक में पाइप नली के द्वारा उसे खाना पीना और दवाइयाँ दी जाने लगती हैं। काफ़ी इलाज के बाद भी अरुणा की हालत में कोई सुधार नहीं होता। वो उसी वार्ड नंबर 4 के एक बेड पर लंबे समय तक एक जीवित लाश की तरह पड़ी रहती हैं और फिर 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार पिंकी बिरानी ने अरुणा के लिए इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट उनकी इस याचिका को स्वीकार करते हुए 3 सदस्यीय मेडिकल पैनल की स्थापना कर देता है और इस तरह पहली बार देश में इच्छा मृत्यु का मुद्दा सार्वजनिक चर्चा के केंद्र में आ जाता है। मेडिकल पैनल सुप्रीम कोर्ट को बताता है कि अरुणा पूरी तरह कोमा में तो हैं, मगर पूरी तरह ब्रेन डेड नहीं हैं। वो पाइप नली के जरिए दवाइयाँ और खाना पीना लेने में सक्षम हैं। उनका शरीर दवाइयाँ और खाना पानी ग्रहण कर पा रहा है। पिंकी बिरानी का कहना था कि चूंकि इतना लंबा समय बीत चुका है, अरुणा खुद से अपना कोई काम नहीं कर सकती। वो हर चीज़ के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर है और लंबे समय से एक जीवित लाश की तरह है, अतः उसे गरिमा के साथ मरने का हक मिलना चाहिए। मगर हॉस्पिटल के डीन का कहना था कि अरुणा के लिए इच्छा मृत्यु मांगने का पहला अधिकार उसके माँ बाप का है, जो कि अब इस दुनिया में रहे नहीं। उसके बाद दूसरा अधिकार उसके रिश्तेदारों का है, जिन्हें अरुणा में कभी कोई दिलचस्पी रही नहीं। उसके बाद उसके दोस्तों का है, आज तक कोई उससे मिलने आया नहीं। तो इसलिए अरुणा के लिए इच्छा मृत्यु मांगने का अधिकार हॉस्पिटल का है, जो पिछले 35 वर्षों से अरुणा की देखभाल करता हुआ आ रहा है। डीन ने यह भी कहा कि अरुणा उनके हॉस्पिटल की बेटी बनकर पिछले 35 सालों से रह रही हैं और मेडिकल स्टाफ पूरे तन मन से उनकी सेवा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए हॉस्पिटल की तारीफ़ की कि 35 साल पर बेड रहते एक बेड पर अपनी ज़िंदगी बिताते हुए भी अरुणा के शरीर पर एक घाव तक नहीं पाया गया, जो इस बात का प्रमाण है कि हॉस्पिटल ने बेहतरीन सेवा की है अरुणा की, और वो हॉस्पिटल की इसके लिए प्रशंसा भी करता है। और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट 8 मार्च 2011 को इच्छा मृत्यु की याचिका को खारिज करता है, मगर खारिज करने के दौरान एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट देश में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के लिए व्यापक दिशा निर्देश भी जारी करता है। उसके बाद 18 मई 2015 का दिन आता है, जिस दिन निमोनिया के चलते अरुणा शानबाग की मौत हो जाती है। अरुणा शानबाग की मौत हॉस्पिटल के उसी वार्ड नंबर 4 में होती है, जिस वार्ड में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 42 साल एक जीवित लाश बनकर गुजारे होते हैं। और उसी हॉस्पिटल में अरुणा अंतिम सांस लेती हैं, जिस हॉस्पिटल में उन्होंने नौकरी की, जिस हॉस्पिटल में उन्हें प्यार हुआ, जिस हॉस्पिटल में उनके साथ कुकर्म हुआ, जिस हॉस्पिटल में उन पर हमला हुआ,
जिस हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 42 साल एक जीवित लाश की तरह गुजारे। अब आइए जान लेते हैं सोहनलाल वाल्मीकि का क्या हुआ। सोहनलाल वाल्मीकि को अदालत लूट और हत्या के प्रयास के जुर्म में 7 साल की सज़ा सुनाती है और वो 7 साल बाद 1980 में जेल से रिहा हो जाता है। पुलिस ने केस में दुष्कर्म की धारा नहीं जोड़ी थी, जिसमें उसे आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती थी, और शायद इसलिए नहीं जोड़ी थी क्योंकि उस समय तक कुकर्म को दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा गया था और ना तो पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में ही कुकर्म का जिक्र किया था। तो इस तरह सोहनलाल 7 साल बाद रिहा हो जाता है। 2015 में अरुणा शानबाग की मौत के बाद पिंकी वीरानी उसे खोजने का प्रयास करती हैं, लेकिन हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में उसका कोई फ़ोटो नहीं रखा गया होता और ना ही पुलिस के रिकॉर्ड में उसका कोई फ़ोटो मिलता है और वो उसे नहीं खोज पाती। लेकिन अरुणा की मौत के बाद मुंबई के एक पत्रकार ज्ञानेश ने सोहनलाल को खोज निकाला। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गांव में पाया गया, जो कि उसकी ससुराल भी थी उसी गांव में। वहाँ पर जब उन्होंने सोहनलाल से उस घटना के बारे में पूछा तो सोहनलाल ने उस घटना के लिए अफसोस जताया और भगवान से माफ़ी भी मांगी। और इस तरह एक दरिंदे की दरिंदगी ने एक हंसती खेलती नर्स के जीवन को बेजान कर दिया। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये कहानी इतनी दर्दनाक है कि इसका वर्णन अभी जो सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप कांड का मामला चल रहा है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस अरुणा केस का हवाला भी दिया, जिसके चलते आज एक बार फिर से ये केस चर्चा के केंद्र में आ गया है, जिसके बारे में अभी हम लोग इस वीडियो में बात भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप लोग इस दर्दनाक घटना के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।